जिसमें बच्चे हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस की थी रिलेटेड टू एसेट्स क्या होती है बेटा, लायबिलिटीज क्या होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, एक्सेट्रा। राइट बेटा। आज बेटा उन्हीं ट्रांजैक्शंस को आगे बढ़ाते हुए कुछ और एडजस्टमेंट्स हम लोग करने जा रहे हैं। सो उन एडजस्टमेंट के बिहाफ पर बेटा अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो कौन कौन सी डेफिनेशन है जो आज हमें करनी है, उन्हीं को चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सो बिफोर दैट लास्ट क्लास का बेटा कोई डाउट लेना चाहेंगे? एनी डाउट? सो शैल वी स्टार्ट? चलिए ओके बेटा। सो बच्चे जो आज की डेफिनेशन है दैट इज द डेफिनेशन नंबर 7, रिसीट्स। याद होगा बेटा आपको, आज हमें रिसीट्स करनी है। रिसीट्स का मतलब बेटा सबको पता है, जब भी कोई भी चीज आप लेते हो, रिसीव करते हो, दैट इज कॉल्ड रिसीट्स। और अगर मैं बेटा बात कर रहा हूँ यहाँ पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिजनेस में बेटा व्हाट इज मीन बाय रिसीट्स, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो रिसीट्स का मतलब क्या होता है बेटा? रिसीट्स का मतलब मनी, जितना भी आपने रिसीट्स करी है भाई, पैसा। तो जो भी पैसा आपको रिसीव हुआ है दैट इज कॉल्ड रिसीट्स। लेकिन बच्चे देखो, रिसीट्स को बिना यहाँ पर दो कैटेगरी में इन्वॉल्व किया गया है। रिसीट्स का मतलब क्लियर है कि पैसा मिल रहा है, तो बेटा मनी की रिसीविंग का मतलब रिसीट्स, दैट इज क्लियर। बट स्पेशली यहाँ पर क्या है बेटा? स्पेशली बच्चे ये है, कहता है कि भी रिसीट्स को वी कैन बाइफरकेट इनटू द टू पार्ट्स। हम लोग बेटा इस रिसीट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब वो बच्चे कौन कौन से पोर्शन है जो बता रहे हैं? वो पोर्शन बेटा ये बता रहा है, एक रेवेन्यू रिसीट्स एंड द अदर इज कैपिटल रिसीट्स। सो बेटा रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या होता है? देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज तो बेटा आप लोग बुक से भी पढ़ लेंगे, बट पहले मीनिंग समझ लेते हैं। आप बिजनेस में बेटा जो भी पैसा लेते हैं, जैसा भी, वो सारा का सारा पैसा जो नॉर्मल गुड्स के सेल करने से आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपका गारमेंट्स का काम है, शोरूम है, तो बेटा गारमेंट्स को बेचने से जो पैसा आ रहा है वो तो रूटीन नेचर का है ना बेटा, रेकरिंग नेचर है, बार बार मिलेगा, रोज मिलता रहेगा। आपने कहीं पैसा उधार दे रखा है, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है बेटा, तो वो तो रेगुलर हर महीने मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स। तो बच्चे रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब समझिए, सबसे पहले क्या बता रहा है? रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब रेगुलर इन नेचर। तो यहां पर कहता है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। आप किसी भी गुड्स को बेचते हैं या बेटा सर्विस को सेल करेंगे, या दोनों को सेल करेंगे, तो उनसे आपको पैसा मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स। इफ ये बता रहा है इट इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जो आपका रूटीन है, जैसे भाई आपकी शॉप है, तो बेटा शॉप में जो अपना प्रोडक्ट बेचोगे वो नॉर्मल है ना आपके लिए, सेल ऑफ गुड्स, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स। या फिर आपने कोई सर्विस दी, अब बेटा हम लोग आपको सर्विस दे रहे हैं तो बदले में आपसे हर महीने फीस ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिसीट्स। आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करी, उस पर रेगुलर हर महीने आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब समझिए बेटा, दो तीन क्वालिटीज है। नंबर वन, दिस रिसीट्स विल बी रिसीव्ड ऑन द रेगुलर बेसिस। हर महीने मिलेगी, डेली मिलेगी, नॉर्मल मिलेगी, मतलब आप कमा रहे हैं पैसे। दूसरी आती है बच्चे कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स का मतलब कि जो आपको, जो रेवेन्यू नेचर की नहीं है बेटा, जो रेगुलर नहीं मिल रही। मतलब पैसा एक आप कमाते हो, हर महीने कमाते हो। एक मैं कहता हूं जी मेरे घर में इस बार कोई फंक्शन है, तो मैंने बेटा अपना एक फ्लैट बेच दिया, तो डेट मीन टू से बेटा अपनी कोई एसेट्स बेच दी मैंने। अब एसेट्स सेल करके भी, मतलब एसेट्स को रिड्यूस करके भी पैसा कमाया, पैसा लिया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट्स। या फिर बेटा कहीं से लोन ले लिया, लोन लेने का मतलब कैप लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो भी बेटा दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट्स। अब एक चीज बताइए बेटा,
एक आप हर महीने अपनी शॉप से पैसा कमा रहे हैं, ये भी रिसीट्स है, पर वो तो रेगुलर है ना, हर महीने मिलेगी। और एक बेटा आप किसी एसेट्स को बेचकर पैसा ले रहे हैं, या फिर बेटा कोई लोन लेकर पैसा ले रहे हैं, तो ये भी तो रिसीट से पैसा तो मिला है, पर क्या बेटा ये रेगुलर होगा? अब रेगुलर कोई ना बेटा, आप अपना प्लांट मशीन या फ्लैट बेचोगे, तो कभी कभी होता है बेटा। तो यही चीज हमें यहाँ पर समझनी है बेटा, है दोनों पैसे की रिसीविंग, लेकिन रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब जो आप रेगुलर अपना गुड्स या सर्विस बेचने के बदले में ले रहे हो, जिस चीज का आपका बिजनेस है। और कैपिटल रिसीट्स मतलब बेटा जो रेगुलर नहीं है, जैसे कि आपने एडिशनल कैपिटल लगाई, जैसे कि आपने अपनी कोई एसेट्स बेची, जैसे कि आपने लोन लिया, तो इसके थ्रू या तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी या फिर एसेट्स रिड्यूस होगी, ये कंपलसरी होता है बेटा। तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट्स। तो रिसीट्स का मतलब एंटायर मनी रिसीव्ड बाय द बिजनेसमैन, जितना भी पैसा आपने रिसीव किया है। अब पैसा पूरे साल में बेटा दो तरह से रिसीव हम कर सकते हैं। नंबर 1 रेवेन्यू रिसीट्स, जो बच्चे रेगुलर नेचर की है, और नंबर 2 कैपिटल रिसीट्स, जो कि इरेगुलर नेचर की है, इरेगुलर। क्लियर हो गया बेटा? इस पैसे को मैं कह सकता हूं मैंने कमाया है, आई हैव अर्नड। नेचुरल है ना बेटा, मैंने कमाया है ये पैसा। तो मेरा, अब मान लीजिए मेरा कोचिंग सेंटर है, तो बेटा मैं आप लोगों से फीस ले रहा हूं, तो ये क्या रेवेन्यू रिसीट्स है। आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी है, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स है, क्योंकि वो हर महीने आपको मिल रही है बेटा, रेगुलरली मिल रही है। तो डेट इज योर रेवेन्यू रिसीट्स। बट कभी कभी कोई एसेट्स बेचकर पैसा लेना या कोई उधार लेना, ये कैपिटल रिसीट्स है बेटा। तो रिसीट्स, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? आगे बढ़े, चलिए अब आगे आते हैं बेटा एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर। अब बच्चे एक्सपेंडिचर का मतलब तो शायद सबको पता है भाई, जो भी आप अमाउंट स्पेंड करते हो, जो भी आप अमाउंट स्पेंड करते हो, दैट इज योर एक्सपेंडिचर। अब बेटा एक्सपेंडिचर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं भाई, चाहे वो गुड्स या एसेट्स कुछ भी खरीदने के लिए जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो एक्सपेंडिचर है। लेकिन एक्सपेंडिचर भी बचे, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक है बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बेटा, क्या हम एक्सपेंडिचर को भी यार 2 वैरायटी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? यस, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट एक्सपेंडिचर इनटू द 2 पार्ट्स। बिजनेस में बेटा जी खर्चे भी 2 तरह के होते हैं, एक्सपेंसेस भी 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंस। और ये बेटा नॉलेज अभी लग रही है आप लोगों के, थ्योरी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, बट अगर आपको कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं पता ना, तो बिलीव कीजिए 25% कोर्स आप नहीं कर पाएंगे। कैन यू बिलीव इट? सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू बेटा। सो व्हाट इज मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर? पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझते हैं बेटा। या चलिए पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दूं बेटा, ये तो चलो बुकिश लैंग्वेज है। अब मैं आपको एक बार जनरली नॉर्मली वे में बताता हूँ कि भाई क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सो दैट हम इसको बेटा इजीली कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है ना? देखिए बिजनेस में ये कंफर्म है बेटा कि आपने कोई भी खर्चा किया, कोई भी एक्सपेंडिचर किया, वो आपका एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर का ओवरऑल मतलब क्या है बेटा? एक्सपेंडिचर का ओवरऑल मतलब है मनी पेड। आप कोई भी पैसा पे करोगे तो वो खर्चा है। अब मनी पेड भी बेटा 2 तरह से होती है। एक आपके रेगुलर एक्सपेंस होते हैं। रेगुलर का मतलब बेटा जो कि आप किसी सर्विस को अवेल करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए खर्चे कर रहे हो। जैसे कि आपने बेटा अपनी शॉप का रेंट पे किया, हर महीने करना है। आपने स्टाफ को बच्चे सैलरी पे करी, हर महीने करनी है बेटा। आपने एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगाया, हर महीने लगाना है। तो बेटा दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब बिजनेस में इनकम को जनरेट करने के लिए जो भी आपने रूटीन नेचर के खर्चे किए हैं, रूटीन नेचर बेटा। बच्चे रूटीन नेचर का मतलब रेगुलर, हर महीने करोगे, नॉर्मल खर्चे हैं बेटा, दीज आर कॉल्ड रेवेन्यू। और दूसरे होते हैं बेटा इरेगुलर, जैसे कि आपने कोई एसेट्स परचेज करी बच्चे, आपने लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, इक्विपमेंट खरीदा, पैसा तो यहां पर भी गया बेटा।
लेकिन बेटा क्या ये रेगुलर है? नहीं। फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए रेगुलर तो नहीं है बेटा, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं बेटा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होगा, या तो मेरी एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी या फिर बच्चे कभी लायबिलिटी डिक्रीज हो सकती है। आपने किसी पार्टी का लोन वापस करा तो ये भी तो बेटा पैसा गया ना, लेकिन क्या ये रेगुलर होता है? कभी कभी। तो जो रूटीन नेचर के एक्सपेंसेस हैं दीज आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, और जो नॉन रूटीन नेचर के हैं बेटा, जिनसे एसेट्स या तो इंक्रीज होगी या लायबिलिटी डिक्रीज होगी, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। राइट बच्चे, उसको मैं क्या कहूंगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब दोबारा बेटा यहां पर फॉर्मली रीड कर लेते हैं। आइए, जैसे कि यहां पर आपको बता रहा है बेटा, सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर, अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इंकर्ड फॉर परचेजिंग एसेट्स। आ गया ना बेटा? कोई भी खर्चा कर रहे हो या लायबिलिटी इंकर्ड कर रहे हो एसेट्स खरीदने के लिए, इट इज एन एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू एक्वायर एसेट्स और इंप्रूवमेंट द एग्जिस्टिंग एसेट्स विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। किसी एसेट्स को खरीदने के लिए या फिर बेटा उसको इंप्रूव करने के लिए जो भी आपने पैसे लगाया, वो आपकी क्या है बेटा? कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। विल गिव बेनिफिट of enduring nature of the business. It may be incurred to acquire tangible assets or intangible assets and they are shown in the balance sheet. बैलेंस शीट का मतलब होता है जहां एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल दिखाते हैं बेटा, बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि जैसे आपने मशीनरी परचेज करने में खर्चा किया बेटा, फर्नीचर परचेज करने में आपने एक्सपेंडिचर किया, कंप्यूटर परचेज करने में आपने एक्सपेंडिचर किया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ कि किसी एसेट्स को खरीदने के लिए खर्चा किया। तो बच्चे रेगुलर तो नहीं होगा, दैट इज इरेगुलर इन नेचर। तो बेटा ये कैसा होगा? इरेगुलर होगा नेचर में। दिस इज नॉट द रेगुलर नेचर, ये रेगुलर नेचर नहीं होगा बेटा। इसके बाद बच्चे रेवेन्यू एक्सपेंस पे आते हैं, ये रेगुलर नेचर है बेटा। अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इंकर्ड फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, नॉर्मल गुड्स और सर्विस खरीदने के लिए। गुड्स और सर्विस खरीदने का मतलब बेटा, आपने गुड्स खरीदा या आपने सैलरी पे करी या आपने रेंट पे किया या आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल परचेज किया, पे किया, तो ये तो बेटा रूटीन नेचर के खर्चे हैं। ये तो हर साल होंगे, हर महीने होंगे, और इनके बदले में आपको कोई ना कोई सर्विस मिलती रहेगी। जब तक मैं रेंट पे कर रहा हूँ प्रॉपर्टी की सर्विस मिलेगी, जब तक मैं बेटा सैलरी पे कर रहा हूँ मुझे उस सेल्समैन की सैलरी मिलेगी। तो दीज आर कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंस। और रिवेन्यू एक्सपेंस को बेटा हम किस अकाउंट में दिखाते हैं? हम दिखाते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पर बेटा एक कॉन्सेप्ट आपके लिए समझने के लिए सबके लिए नया है, आगे आएगा चैप्टर में। पूरे अकाउंट्स की जो जर्नी है कहाँ जाकर रुकेगी, मैंने आपको शुरू में बताया था। दो क्वेश्चन हमारे माइंड में होते हैं, एक प्रॉफिट कितना कमाया, बताया था ना बेटा। एक क्या होता है? प्रॉफिट कितना कमाया। और बेटा जी प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ती है? एक्सपेंस और बेटा दूसरा अपने रिवेन्यू। इसके लिए हम अकाउंट कौन सा बनाएंगे बेटा? जब हम फॉर्मल अकाउंटेंसी सीखेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये रूटीन नेचर के खर्चे हैं बेटा। रूटीन नेचर के खर्चे मतलब रिवेन्यू एक्सपेंस, इनको हम कहां दिखाते हैं? ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट में। और दूसरा आपको बताया था बेटा फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बच्चे इस स्टेटमेंट को जब हम फॉर्मली बनाएंगे इसको हम कहते हैं बैलेंस शीट, और इसके अंदर हम निकालते हैं सारे कैपिटल नेचर के खर्चे, सारे के सारे कैपिटल नेचर के। तो चाहे हमने एक्सपेंसेस पढ़ा चाहे हमने रिसीट्स पढ़ा, कैपिटल नेचर की जो भी होगी रिसीट्स या एक्सपेंस, वो कहां आएंगे बेटा? बैलेंस शीट में आएंगे हमेशा। कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस का मतलब आपने परचेज ऑफ
एनी एसेट्स, आपने बेटा कोई एसेट्स खरीदी है तो कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में आएगा बेटा। और कैपिटल नेचर बच्चे रिसीट्स जो हमने इससे पहले पढ़ा था उसका एग्जांपल बेटा सेल ऑफ एनी एसेट्स, तो ये भी कहाँ आएगा बेटा, बैलेंस शीट में आएगा। जब भी एसेट्स परचेज करोगे या सेल करोगे तो बेटा वो तो इस स्टेटमेंट में आएगा ना, ठीक है ना। और दूसरा बच्चे जो रिवेन्यू नेचर था हमारा वो कहाँ आएगा, वो पी एंड एल अकाउंट में आएगा, यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंस बेटा। रिवेन्यू एक्सपेंस का मतलब रूटीन नेचर के खर्चे, रेगुलर नेचर के खर्चे, जिसमें रेंट पेड किया है बेटा आपने, सैलरी पे करी है आपने, राइट, आपने बेटा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया है, आपने बेटा इंटरेस्ट पे किया है, ये रेगुलर है बेटा खर्चे। और इधर रिवेन्यू रिसीट्स, आपने बेटा जी क्या किया, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेचा नॉर्मली, आपने रेंट रिसीव किया, मान लीजिए आपने अपने बिजनेस की प्रॉपर्टी किराए पर दी, उससे रेंट लिया, आपने बेटा इंटरेस्ट रिसीव किया, तो ये कहां पर आते हैं बेटा, ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट में। तो हमने जो दो चीजें पढ़ी, रिसीट्स दो तरह की होती हैं, एक रिवेन्यू रिसीट्स बचे और एक कैपिटल रिसीट्स। ऐसी एक्सपेंस भी दो तरह के होते हैं, एक रिवेन्यू एक्सपेंस और एक बेटा कैपिटल एक्सपेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, जब भी रिवेन्यू वर्ड मैं यूज करूंगा इसका मतलब रेगुलर इन नेचर, बार बार होगा। और जब भी कैपिटल नेचर तो बेटा ये एसेट्स को खरीदने या बेचने पर आते हैं, कभी कभी होगा। तो इस तरह से जितने भी आपके एक्सपेंडिचर है बेटा हम उसको रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर। इसके बाद एक्सपेंडिचर में एक और वेराइटी डाल देते हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू क्या होते हैं बेटा, इन दोनों के बीच के होते हैं। करंट का मतलब मैंने बताया भाई हर महीने होगा, कैपिटल का मतलब बहुत कभी कभी होगा। डेफर्ड रिवेन्यू का मतलब बेटा जो है तो रिवेन्यू नेचर के, लेकिन बेटा इनका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलेगा, है रिवेन्यू नेचर के लेकिन बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलेगा। तो इनको एसेट्स भी ट्रीट कर लिया जाता है और खर्चा भी ट्रीट कर लिया जाता है। तो डेट मींस डेफर्ड का मतलब होता है बेटा आगे पोस्टपोन करना। तो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ए नेचर, क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेचर में तो रिवेन्यू है बट इसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलता है, तो एसेट्स भी बन जाती है बेटा। इसके अंदर ज्यादातर बेटा एक ही खर्चा आता है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो बेटा स्टार्टिंग में हर कंपनी ना एडवर्टाइजमेंट में बहुत हैवी ह्यूज अमाउंट लगाती है। वो ये मान के लगाती है कि इसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले 4-5 साल तक मिलेगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट है तो रिवेन्यू का खर्चा, लेकिन अगर आपने बेटा एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए खर्चा लगाया था तो इसको हम बोलते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे बच्चे, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू का मैं फिर बता रहा हूं मतलब एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड इन द प्रेजेंट बट गिव द बेनिफिट टिल फ्यूचर, जिसे मैं प्रेजेंट में खर्चा कर रहा हूं बेटा लेकिन ये बेनिफिट कब तक देगा, फ्यूचर तक। दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, क्लियर। तो इस तरह से बेटा एक्सपेंडिचर के हम 3 पोर्शन डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बचे और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये सारे बेटा हमारे एक्सपेंडिचर के ही पोर्शन है, एक्सपेंडिचर के पोर्शन है, राइट बेटा। अब इसके बाद एक और वर्ड आ गया, देखो यहां पर आपकी बुक में बेटा, एक्सपेंसेस। अब क्या एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस डिफरेंट है? हाँ जी बेटा, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस डिफरेंट है, या ये कह सकते हैं बेटा एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर का एक छोटा सा पार्ट है। एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर का छोटा सा पार्ट है बेटा। कैसे? तो सिंपली बेटा प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी रूटीन नेचर का खर्चा करते हो, रूटीन नेचर का, वो एक्सपेंसेस है।
तो जो आपने एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंस पड़े थे ना, उसको हम सिर्फ एक्सपेंस भी कह सकते हैं। जैसे कि आपने सैलरी पे करी बेटा, रेंट पे किया, वेजेस पे करा, राइट। डेप्रिसिएशन लगाया, डेप्रिसिएशन होता है बेटा एसेट जितनी घिस गई, यूज हो गई। कोई डेटर्स बिना पैसा दिए चला गया तो उसको बैड डेट्स बोलते हैं बेटा, एक्सेट्रा। तो यानी कि जो भी बिजनेस को रूटीन में चलाने के लिए रूटीन नेचर के आप एक्सपेंस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। अब अगर आपने आज की डेट में एडवांस में दे दिया कोई भी एक्सपेंस, जैसे आप रेंट किराए पर ले रहे हैं बेटा, और आप कहते हैं जी मुझे आगे आने वाले 6 महीने का रेंट मैंने एडवांस दे दिया आपको, तो उस एक्सपेंस को क्या कहेंगे बेटा? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब एक्सपेंसेस पेड अभी कर दिया, लेकिन वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए कर दिया मैंने। जैसे कि मैंने बताया ना, आपने आगे के 6 मंथ्स का रेंट एडवांस दे दिया, सेल्समैन को 2 इयर्स की सैलरी एडवांस दे दी, तो इन्हें मैं कहूंगा प्रीपेड एक्सपेंस। और इससे उल्टा भी हो सकता है बेटा, मैंने प्रीवियस 3 मंथ्स की सैलरी नहीं दी अभी तक अपने स्टाफ को, मैंने पिछले 3 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा, मैंने पिछले 3 महीने का रेंट नहीं भरा मान लीजिए, तो इन्हें हम कहेंगे बेटा कि एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है। जैसे एग्जांपल समझो, अब आप एक्सपेंस तो एक्सपेंस ही है ना बेटा। अगर मैं कहता हूं सिंपली रेंट पेड रुपीज 5,000, 5,000 रुपए महीने में मैंने एक दुकान किराए पे लिए बेटा, और मैं कहता हूं जी रेंट पेड रुपीज 5,000, तो व्हाट इज मीन बाय दैट? रेंट अगर मैंने पे किया है तो बेटा ये मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। अगर बेटा मैं इसकी जगह आपको कहता हूं रेंट पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, अब बेटा मैंने अगले 3 महीने का रेंट एडवांस पे कर दिया, तो बेटा ये एक्सपेंस तो है, लेकिन इसको मैं क्या बोलूंगा? प्रीपेड एक्सपेंस, राइट बेटा। ये क्या था? सिर्फ एक्सपेंस था, बट अगर मैंने रेंट 3 महीने का एडवांस पे कर दिया तो उसको मैं बोलूंगा प्रीपेड एक्सपेंस। अब मैं कहता हूं जी रेंट ड्यू फॉर लास्ट 2 मंथ्स, पिछले 2 महीने का रेंट भी अभी ड्यू है, नहीं दिया, तो बेटा इसको मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो बच्चे एक्सपेंस की 3 कैटेगरी हमने यहां पर पढ़ी। एक्सपेंस अगर आप प्रेजेंट में पे करते हो तो बेटा दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस, इसको हम एक्सपेंस या एक्सपेंस पेड बोल देते हैं बेटा। बट अगर बेटा आपने अगले आने वाले 3-4 महीने का एडवांस पे कर दिया तो दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। और अगर प्रीवियस 2-3-4 महीने का भी नहीं पे किया, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और ये बेटा अगला जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आने वाला है ना, सबसे ज्यादा यही परेशान करेगा आपको, 3 चीजें। तो ध्यान रखिएगा जो मैंने समझाया है कि कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंस आप एडवांस में देते हो तो दैट इज कॉल्ड प्रीपेड, कोई भी एक्सपेंस बेटा अभी देना है तो दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग, और कोई एक्सपेंस आपने प्रेजेंटली पे कर दिया है तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस पेड। हालांकि कोई लर्निंग की जरूरत नहीं है बेटा, इनकी कभी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, ये सिर्फ प्रैक्टिकल में चीजें काम आएगी, वहां समझाई जाती है आपको, तो डोंट वरी, अभी सिर्फ आपके लिए रीडेबल है बेटा। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए बेटा? एनी डाउट फ्रॉम एनी स्टूडेंट? कोई भी डाउट हो बेटा ले सकते हैं, बताओ। यस यस, वेरी गुड बेटा, अच्छा क्लियर है, चलो गुड, अच्छी बात है बेटा, क्लियर है। तो आ, हाँ बेटा बिल्कुल, आपने क्वेश्चन पूछा बेटा चैटिंग में, अगर 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है तो भी आउटस्टैंडिंग होगा, यस बेटा। 1 दिन का भी अगर ड्यू है तो भी आउटस्टैंडिंग होगा बेटा। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग का मतलब है देना है, अब वो चाहे 1 महीने का हो, चाहे वो 1 साल का हो, अगर कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग है तो देना है। ऐसी प्रीपेड है बेटा, आपने 2 दिन का एडवांस दे दिया तो भी प्रीपेड है, 6 महीने का एडवांस दे दिया तो भी प्रीपेड है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, हम लोग प्रीपेड मोबाइल लेते हैं बेटा, अब मैंने प्रीपेड मोबाइल में अगर वैलिडिटी परचेज करी तो बेटा मैं 10 दिन की वैलिडिटी रिचार्ज कराता हूं तो भी प्रीपेड है, 1 साल की कराता हूं तो भी प्रीपेड है, बस एडवांस होना चाहिए ना, तो इसलिए इसको प्रीपेड बोलते हैं। प्रीपेड मोबाइल का मतलब यही है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है देखो आपके लिए एक्सपेंस का।
प्रीपेड मोबाइल, क्योंकि आपने एडवांस में टॉक टाइम ले लिया बेटा, अब वो चाहे 1 दिन का लिया हो, चाहे 1 महीने का लिया हो, चाहे 1 साल का लिया हो, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस बच्चे। और एक चैटिंग में बेटा आपने डिफरेंस पूछा है एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में, तो बेटा मैं फिर बता रहा हूं आपको, ऐसा ही कुछ लेवल हो गया जैसे आपके स्कूल में, एक सिंपल लेवल बता देता हूं, क्लास 11th ये एक्सपेंडिचर है बेटा। अब क्लास 11th में बेटा सेक्शन ए भी है, सेक्शन बी भी है, सेक्शन सी भी है, तो ये एक्सपेंस हो गया। मतलब एक्सपेंडिचर जब भी आपकी पॉकेट से कैश जाएगा पूरा एक्सपेंडिचर है, पर जब वो कैश रूटीन नेचर के खर्चों में जाएगा तो उसे एक्सपेंस कहते हैं, और नॉन रूटीन नेचर में जाएगा तो उसे कैपिटल एक्सपेंस कहते हैं। तो एक्सपेंस एक्सपेंडिचर का ही एक पार्ट हो गया, हम ये कह सकते हैं सिंपली। ठीक है बेटा जी। इसके बाद बेटा 2-3 इनकम, प्रॉफिट और गेन, ये भी तीनों बेटा एक साथ कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। आगे देखो 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर, बस ये इसके बाद आज यहीं पर ओवर करूंगा बेटा, प्रैक्टिकल कराऊंगा कुछ आपको। इनकम, इसके बाद बेटा 11 नंबर है प्रॉफिट, और बचे 12 नंबर है गेन। अब तीनों का बेटा अगर हम जनरल नॉन अकाउंटिंग स्टूडेंट से मतलब पूछें तो सबका मतलब सेम ही मानते हैं बेटा। भाई इनकम का मतलब भी हम यही मानते हैं, प्रॉफिट का मतलब भी इनकम ही हुई अगर आप बिजनेस कर रहे हो, और गेन का मतलब भी बेटा इनकम ही होती है। लेकिन टेक्निकली इसको भी लर्न नहीं करना बेटा, सिर्फ समझना है। टेक्निकली तीनों में डिफरेंस होता है बेटा। सबसे पहले बच्चे इनकम। इनकम का मतलब होता है बेटा बिजनेस के अंदर, इनकम का मतलब क्या है कि इनकम का मतलब जितने भी टोटल रेवेन्यू में से अगर मैं टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दूं तो बेटा वो इनकम आएगी। मैं मीनिंग समझाया हूं आपको, फिर बताता हूं इसको। और दूसरा बेटा प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब हुआ बेटा अगर सेल में से, या बिजनेस रेवेन्यू कह सकते हैं ना इसको, बिजनेस रेवेन्यू में से बिजनेस रेवेन्यू माइनस कर दूं, एक्सपेंस माइनस कर दूं, तो बेटा इसको कहेंगे हम प्रॉफिट। और गेन का मतलब बेटा नॉन बिजनेस रेवेन्यू में से अगर नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो उसे कहते हैं बेटा जी यहां पर गेन। मतलब ये कह सकते हैं इनकम के अंदर प्रॉफिट और गेन दोनों इंक्लूड है। एक तरह से मैं समझाने के लिए आपको कह सकता हूं कि इनकम का मतलब प्रॉफिट और गेन दोनों इंक्लूड है। अब इसको समझते हैं बेटा। आपका काम है बेटा, गारमेंट्स का शोरूम है आपका, वही शोरूम दोबारा ले लेते हैं, गारमेंट्स का शोरूम। अब बच्चे आपने गारमेंट्स बेचा कितने का जी, 5 लाख का। और साथ में बेटा आपने एक प्रॉपर्टी बेची थी, उस पर भी प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, कितने का प्रॉफिट हुआ इस पर भी, इस पर प्रॉफिट हुआ बेटा मुझे 2 लाख रुपए का। अब मेरी टोटल रेवेन्यू आई बेटा 7 लाख। और अगर इसी में मैं देखना चाहूं कि एक्सपेंस कितने हुए, खर्चे कितने हुए हैं, तो बेटा जो मेरे बिजनेस के खर्चे थे वो बेटा मेरे बिजनेस के खर्चे थे 3 लाख रुपीज। और बिजनेस के अलावा खर्चे, बिजनेस के अलावा खर्चे मतलब बेटा मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची उसमें लॉस हो गया, या फिर कोई आग लग गई गोदाम में उसमें लॉस हो गया, तो अदर एक्सपेंस। अब अदर एक्सपेंस से मान लीजिए बेटा 1 लाख रुपया, तो समझिए अदर एक्सपेंस का मतलब, या फिर ये कह लीजिए प्रॉपर्टी की कॉस्ट कह लीजिए, है ना। अब बेटा यहाँ पर इनकम क्या हुई, इनकम हुई टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू हुई 7 लाख, और टोटल एक्सपेंस हुआ 4 लाख। तो ये तो आती है बेटा इनकम। मतलब इनकम का मतलब
आपकी चाहे बिजनेस की इनकम हो चाहे बिजनेस से बाहर की इनकम हो, सब इनकम इसमें ऐड करेंगे बेटा। प्रॉफिट का मतलब सिर्फ बेटा बिजनेस की इनकम। तो मैंने बिजनेस की कितनी सेल करी, 5 लाख 5 लाख, और बिजनेस के एक्सपेंस कितने 3 लाख। तो मैं कहूंगा बेटा माई प्रॉफिट इज, दोबारा बता रहा हूं बेटा, माई प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट कितना है यहां पर, मैं कहूंगा जी 5 लाख में से 3 लाख रुपीज कम कर दो, 2 लाख रुपीज मेरा प्रॉफिट है बेटा, 2 लाख रुपीज मेरा प्रॉफिट है यहाँ पर, सिर्फ बिजनेस की इनकम। और गेन नॉन बिजनेस इनकम बेटा। नॉन बिजनेस इनकम का मतलब मैंने प्रॉपर्टी बेची थी, उस पर 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट आया, उस पर चलो 1 लाख रुपए का खर्चा भी आया था, तो टोटल प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपए। तो इनकम में बेटा बिजनेस की इनकम भी इंक्लूड होती है और नॉन बिजनेस की इनकम भी, और प्रॉफिट में सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट। अब मान लीजिए भाई आप में से किसी के पेरेंट्स की शॉप है बेटा, ग्रोसरी शॉप है, चलो मेरी शॉप है मान लीजिए ग्रोसरी, तो मॉर्निंग टिल इवनिंग मैं ग्रोसरी बेचता हूँ। ग्रोसरी बेचने पर बेटा जो भी प्रॉफिट हुआ उसे मैं कहता हूं प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम ए ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बिजनेस, बिजनेस की ट्रांजैक्शन से होने वाला प्रॉफिट। जबकि इनकम का मतलब बेटा एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस, चाहे वो बिजनेस की थी चाहे वो बिजनेस की नहीं थी। और गेन का मतलब बच्चे प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजैक्शन इंसिडेंटल टू बिजनेस, डायरेक्ट बिजनेस की नहीं है बेटा, इरेगुलर नेचर की है। कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई कारण हुआ जिसके कारण मैंने कुछ चीजें बेची, उसके कारण। तो बेटा इस तरह से इनकम, प्रॉफिट, और प्रॉफिट में ही हम न्यूमेरिकल में करेंगे बेटा सारी चीजें, और गेन। हमें यहाँ पर बेटा जनरली प्रॉफिट काउंट करना है आगे आगे न्यूमेरिकल में, तो ये कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, बट डोंट वरी, आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए बेटा। क्योंकि जनरली जब हम फ्रेंड सर्कल में खड़े होते हैं तो हम कहते हैं यार इनकम प्रॉफिट गेन ये तो एक ही बात होती है। तो टेक्निकली बेटा अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो टेक्निकल डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इनकम का मतलब टोटल आपने कितना पैसा कमाया, प्रॉफिट का मतलब बिजनेस से कितना कमाया, और गेन का मतलब बेटा नॉन बिजनेस एक्टिविटी से कितना कमाया। तो दैट इज अ टेक्निकल डिफरेंस, राइट बेटा। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी डेफिनेशन और रह गई है, उनको करेंगे। अब धीरे 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 बेटा आपको कह सकता हूँ कि कॉन्सेप्ट धीरे समझ में आने लग गए होंगे। तो यहाँ पर बच्चे एक बारी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर न्यूमेरिकल में ऐसा क्या है बेटा जो हमें अकाउंट्स में करना है, सीखना है, और जो चीज बेटा हमें पता होनी चाहिए, है ना बेटा, तभी तो हम कर पाएंगे ना अकाउंट्स प्रॉपरली। तो आज से बेटा समझ लीजिए, आज तो बहुत कम टाइम है लेकिन हो जाएगा बेटा, थोड़ा स्टार्टिंग हो जाएगी। आज से हम लोग बेटा एक तरह से श्री गणेश कर रहे हैं, किसका बच्चे, अकाउंट्स का। ठीक है बेटा। तो कम से कम अकाउंट में बेटा हमें इन चीजों की नॉलेज हो जिससे कि हम अपने स्कोर अच्छा कर पाए और आगे आगे न्यूमेरिकल कर पाए, यही बेटा आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। उसके लिए बेटा सबसे पहले हमें बस इतना पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होती है। अब एसेट सबको पता है बेटा, कैपिटल भी सबको पता है बेटा। कैपिटल का मतलब होता है पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया, और लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब बेटा उधार। इसकी हालांकि मैंने आपको कमिटमेंट किया था वीडियो आज दूंगा बेटा, पर हाँ बन नहीं पाई, शायद कल तक मैं बना दूंगा। तो बेटा लायबिलिटी का मतलब होता है उधार। अब अगर मान लीजिए आप कहीं से गुड्स उधार खरीदते हैं तो क्रेडिटर, पहले बताया हुआ मैंने कुछ स्टूडेंट को, ठीक है ना। अगर गुड्स उधार खरीदते हैं एग्रीमेंट के थ्रू, बिल पेबल। खर्चे एक्सपेंसिव ड्यू हो गए बट अभी तक पे नहीं किए, जैसे अभी बताया था आउटस्टैंडिंग, तो बेटा वो भी तो लायबिलिटी है ना, देना है। और पैसा उधार लिया तो लोन। ये सब हमारी लायबिलिटी की वेराइटीज होती है बेटा, और भी आएंगे इसके अलावा। इन सबका मतलब एक ही है कि मुझे पैसा वापस देना है। मतलब अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो मैं यही कहूंगा कि भाई मुझे इनका पैसा देना है। क्रेडिटर ने क्या किया था बेटा, मुझे गुड्स उधार दिया था, बट बेटा पैसा ही तो देना है ना वापस। बिल पेबल एग्रीमेंट होता है, मैंने गुड्स उधार खरीदा था एग्रीमेंट के साथ,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है मेरे दुकान का पिछले 3 महीने का रेंट नहीं दिया मैंने, सैलरी नहीं दी, देनी है। लोन का मतलब होता है पैसा उधार लिया था, देना है। तो लोन लेने के तरीके अलग अलग हैं, पर बेटा देने के तरीके तो एक ही है ना, देना है, राइट? दैट मीन्स विल पे, करना है मुझे पेमेंट बेटा इसकी। तो ये मेरी लायबिलिटी है बेटा। और दूसरा मैंने क्या बताया बेटा, एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बच्चे कैपिटल में चेंजेस नहीं आते, कैपिटल में चेंजेस तभी आते हैं जब मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो मैं प्लस करूंगा अपनी कैपिटल को, मेरा अपना पैसा है, और कोई भी लॉस होगा तो मेरी कैपिटल कम हो जाएगी। अब मुझे इसमें करना क्या है बेटा, मुझे इसमें बनानी है इक्वेशन। क्या बनानी है बेटा, इक्वेशन। अब इक्वेशन को किस तरह से बनाया जाता है, इसको समझने के लिए बेटा आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इसको समझने के लिए बच्चे हमें यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया लेने पड़ेंगे, जिसको मैं समझा रहा हूँ आपको। अब मान लीजिए बेटा मेरे पास कुछ एसेट्स है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एसेट्स है। अब उस एसेट्स के साथ साथ बच्चे आपके पास कितनी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटी का मतलब बेटा उधार होता है, और बच्चे आपके पास कितनी कैपिटल है। अगर इस इक्वेशन को मैं चेक करूं तो नेचुरल है बच्चे, ये इक्वेशन मेरे पास टैली होनी चाहिए बेटा। मतलब एक तरह से मैं इसको ये कह सकता हूं, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है नहीं, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मैं यही कह सकता हूं बेटा इसमें तो, लाइक दैट। अब ये एक इक्वेशन की तरह काम करेगी बेटा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब हम लोग इसमें करना क्या चाह रहे हैं बेटा, ये समझ लीजिए। मान लीजिए मैं आपको बेटा इसके अंदर एक इक्वेशन देता हूं कि भाई आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको लैंग्वेज ये दी जाएंगी बेटा जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसे मैं क्या कहूंगा, पर्टिकुलर। अब नेक्स्ट क्लास में इसको बेटा थोड़ा फॉर्मली समझाना शुरू करूंगा आपको। आपको कहा जाएगा मोहन स्टार्ट ए बिजनेस विद ₹50,000, 50,000 रुपए से बेटा मोहन जी ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो आपको बच्चे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना है कि बिजनेस में कौन सी एसेट्स आपको लग रहा है बेटा आई है हमारे पास। तो आप कहेंगे सर मेरे पास कैश आया है। क्या है बच्चे, कैश आया है, ठीक है नहीं। तो कैश जो आया बेटा आपके पास वो कितने रुपए का आया, 50,000 का। ये कैश कहां से आया बेटा, मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अब आपको एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल इनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे बेटा, कैश आया, कितने का आया, 50,000 का आया। और दिस साइड आपको ये समझाना है इसके अंदर कि बेटा हम क्या इंपैक्ट रख रहे हैं इसका, क्या ये कैश हमारी लायबिलिटी है या कैपिटल है। तो आप कहेंगे नहीं जी, अभी तक लायबिलिटी मेरे ऊपर नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो ये मेरा अपना पैसा है, दैट इज माई ओन कैपिटल। तो यस बेटा, बोथ साइड इक्वल है। अभी तो मैंने पहले दिन अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में कैश लेकर आया, लायबिलिटी मेरे ऊपर नहीं है, और ये 50 का 50,000 मेरा अपना है। तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब बच्चे जो मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ कैश से, इसका मतलब क्या है, बिजनेस जब मैं बेटा कोई भी स्टार्ट करता हूं तो इसके पीछे मेरा पर्पस क्या होता है बेटा, अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करना, सो दैट ताकि मेरे को पता लग पाए कि अकाउंट्स में क्या क्या चीजें बेटा मेरे को मेंटेन करनी है। एक बार इसको बेटा कॉलम बना देते हैं, लाइक दैट, क्या क्या चीजें मुझे मेंटेन करनी है। अब बेटा 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस कैश रख के कोई ना होता है, उस कैश का यूटिलाइज करोगे ना, क्या खरीदोगे, सेटअप खरीदोगे, अपनी एसेट्स खरीदोगे। अब आपको अगले दिन क्या बताएगा, आपको कहेगा आपने क्या किया बेटा, परचेज किया गुड्स फॉर ₹30,000,
आपने 30,000 रुपए का गुड्स परचेज किया बेटा नेक्स्ट डे। तो बेटा गुड्स कहां से परचेज करोगे? ये जो कैश लाए थे पहले दिन, इसी से तो परचेज करोगे ना। और गुड्स यानी कि इन्वेंट्री, तो बच्चे इन्वेंट्री भी क्या है? आपकी एक और एसेट है। तो आप यहां पर एक और एसेट्स का कॉलम ओपन करोगे, इन्वेंट्री। और इसका मतलब ये हुआ कि आपने कैश में से बेटा जी 30,000 रुपीज निकाल कर और इन्वेंट्री में लगा दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो एसेट्स की फॉर्म थी, आपकी एसेट्स की जो पहचान थी, वो बेटा यहां पर बदल गई। मैं फिर बता रहा हूं बेटा, वो यहां पर बदल गई। मतलब मैं फिर बता रहा हूं, आपने क्या किया बेटा जी, आपने एसेट्स में से 30,000 रुपीज निकाल लिए कैश में से, और आप कहेंगे हाँ जी मैंने इन्वेंट्री में 30,000 रुपीज लगा दिए। राइट बेटा? तो इसका मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं कि यहां से आपका कैश 30,000 कम हो गया और इन्वेंट्री 30,000 ऐड हो गई। इसको कहते हैं बेटा कन्वर्जन ऑफ वन एसेट्स इनटू अनदर एसेट्स। जब आप बिजनेस में बच्चे एक एसेट्स देकर दूसरी एसेट्स लेते हैं तो वो कन्वर्जन होता है। और जब भी हम कोई ऐसा कन्वर्जन करते हैं तो ना तो बेटा मेरी लायबिलिटी में कोई इफेक्ट पड़ता है और ना ही बच्चे मेरी कैपिटल पर कोई इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कोई प्रॉफिट या लॉस तो नहीं कमाया बेटा मैंने कोई भी प्रॉफिट या लॉस तो नहीं कमाया, ऐसा कुछ मैंने किया ही नहीं। मैंने क्या किया? सिर्फ एक एसेट देकर दूसरी एसेट खरीदी। अब हर इफेक्ट के बाद बेटा आपको एग्जामिनर को समझाना पड़ता है कि सर देखो ये मेरी न्यू इक्वेशन है और नई इक्वेशन मेरी देखो टैली हो रही है। दिस इज माई न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन का मतलब बेटा मैं टोटल करके दिखाऊंगा कि सर 50 में से देखो 30,000 मैंने कैश दे दिया, तो आज मेरे पास बचा 20,000 कैश, प्लस 30,000 रुपीज का मेरे पास आज की डेट में स्टॉक है, इन्वेंट्री है। तो बेटा आज की डेट में जो इफेक्ट आया वो क्या आया कि एसेट्स तो टोटल आज की डेट में 50,000 की है ना आपके पास, लेकिन एसेट्स की फॉर्म बदल गई। अब इसके लिए बेटा मुझे एसेट्स समझनी पड़ेगी ना कि एसेट्स में कैश होता है, इन्वेंट्री भी एसेट्स में होती है, आपने गुड्स खरीदा तो वो भी एसेट्स है, तो मुझे पता होनी चाहिए बेटा। अब इसमें अगले 10 दिन लगाऊंगा बेटा आपके साथ, नेक्स्ट 10 डेज इसके ऊपर लगेंगे। अब ये चीजें एक दिन में नहीं आएंगी और यहीं से हमारा पहला प्रैक्टिकल शुरू होगा चैप्टर। और उसके लिए मुझे सारी एसेट्स और लाइबिलिटी पता होनी चाहिए। एसेट्स मैंने आपको दे दी है, अपने आप कॉपी में बैठ के लिख के देखा करो कि करंट एसेट्स कौन कौन सी बताई थी सर ने? कैश, बैंक, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, बिल रिसीवेबल। फिक्स एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। और इधर क्या आया बेटा? आप कहेंगे सर आज की डेट में लायबिलिटी मेरे पास 0 है और कैपिटल मेरे पास 50,000 में कोई चेंज नहीं आया, 50,000 ही है। सो बोथ साइड आर इक्वल। इक्वेशन प्रूव हो रही है बेटा। 20 + 30 50 is equal to 0 + 50 50। My equation is proved, my question is correct। ओके बेटा। अब आगे क्या कह रहा है बेटा एग्जामिनर? आपको फिर एक लाइन दे देगा। अब कह रहा है जी मशीन परचेज फॉर ₹10,000। अब फिर आपने 10,000 की मशीनरी परचेज करी। अब आपको पता होना चाहिए बेटा मशीनरी भी तो एक एसेट्स है ना, तो फिर आप एक नई एसेट्स यहाँ पर कॉलम खोलेंगे, मशीनरी। अब एसेट्स के लिए बेटा इसलिए आगे आगे आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि मुझे रजिस्टर में करना है काम। अब रजिस्टर में स्पेस कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना? तो ये परफॉर्मा मैं आपके पास बना के भेज दूंगा अभी ग्रुप में। आपको पता होना चाहिए कॉपी में किस तरह से ये रजिस्टर मेंटेन करेंगे आप। इन्वेंट्री है बेटा एक एसेट्स। अब 10,000 की इन्वेंट्री अगर सॉरी मशीनरी परचेज करी है तो बेटा फिर शॉप में से कैश जाएगा, मशीनरी आएगी। कन्वर्जन किया ना, कोई प्रॉफिट या लॉस तो नहीं हो रहा। कोई चीज खरीदते हो तो बेटा कोई लॉस कोई ना होता है, पैसा देकर चीज ले आते हो, पैसा वो भी एसेट्स थी, जो चीज खरीदी वो भी एसेट्स।
तो बेटा जी आप कहोगे फिर आप कहोगे -10,000, मेरे पास से कैश जा रहा है 10,000, माइनस को बेटा अकाउंट्स में हम ब्रैकेट में शो कर देते हैं, और इन्वेंट्री में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा आप कहोगे, और बेटा मशीनरी 10,000 की आ रही है, तो ठीक है जी, आ रही है तो प्लस कर दो, क्योंकि आपने बेटा फिर एक एसेट्स को दूसरी एसेट्स में कन्वर्ट किया है, सो कैपिटल में फिर कोई चेंज नहीं हुआ। अगेन आप कहोगे बेटा कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, और फिर बच्चे आप टोटल करोगे न्यू इक्वेशन, फिर अपने टीचर को अपने एग्जामिनर को दिखाओगे सर देखो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। मैंने कहा कैसे? आप कहोगे सर देखो कैश मेरे पास बचा है 10,000, कैश कितने का बचा है बेटा? 10,000 का आपके पास बचा है, ठीक है ना, और प्लस इन्वेंट्री, कैश 10,000 का बचा है बेटा, इन्वेंट्री अभी भी 30,000 की बची है, क्योंकि ना तो मैंने कोई सेल परचेज करी, और मशीनरी 10,000 की, तो आज भी एसेट्स मेरे पास टोटल जो है वो बचे 50,000 रुपीज की है। अभी कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हुआ बेटा, कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हुआ, लाइबिलिटी मेरे ऊपर नहीं है कोई भी, और कैपिटल आज भी मेरे ऊपर 50,000 रुपीज की है। अब बेटा समझ के चलना, अब जो मैं बता रहा हूँ, आपने कहा सर कैपिटल पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, अभी लाइबिलिटी की मैं बात नहीं कर रहा, आज कैपिटल पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, चलो कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट डालें, डालते हैं बेटा। जरा दोबारा समझना बेटा, आपने मशीन खरीदी, कैश दिया, बदले में बेटा मशीन आई, एक एसेट्स को दूसरी एसेट्स में कन्वर्ट किया, इसलिए कोई प्रॉफिट या लॉस तो नहीं हुआ, कैपिटल पे कोई चेंज नहीं आया। आपने बेटा इन्वेंट्री खरीदी थी, कैश गया, इन्वेंट्री आ गई, एक एसेट्स को दूसरी एसेट्स में कन्वर्ट किया, इसलिए कैपिटल पे कोई फर्क नहीं आया। अब समझना बच्चे, रेंट पेड ₹5,000, बेटा जी रेंट पे किया है 5,000 रुपए का, रेंट क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस है बेटा, P&L अकाउंट का खर्चा है। कैसे पता लगेगा P&L का खर्चा है? अब यहां पर मैं आपको समझाऊंगा बेटा, बच्चे इन्वेंट्री खरीदी, पैसा दिया, इन्वेंट्री आई, मशीन खरीदी, पैसा दिया, मशीन आई, रेंट पे किया, पैसा दिया, कुछ आया बेटा? आप शॉप को 1 महीना यूज कर सकते हो उसकी सर्विस, बट शॉप तो आपकी नहीं हुई ना। जब आप पेमेंट करने के बदले में बेटा किसी चीज के मालिक नहीं बनते, क्योंकि एसेट्स के लिए क्या पढ़ा था हमने, ऑनर बनने जरूरी है, तो बेटा इसका मतलब वो होते हैं हमारे एक्सपेंसेस, खर्चे, और बेटा खर्चे मेरी कैपिटल को कम करते हैं। अब की बार मैं कहूंगा बेटा जी कैश 5,000 गया, कैश 5,000 गया, क्या इन्वेंट्री पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। बच्चे क्या मशीनरी पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, नहीं पड़ा ना। क्या लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट आया? नहीं। बट यस, आपका खर्चा आपकी कैपिटल को कम करता है बेटा, आपका बिजनेस है ना। अब रेंट एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस बचे आपकी कैपिटल को कम करेगा, क्योंकि ये खर्चा हो गया, बदले में कुछ नहीं आया बेटा, तो ये आपकी कैपिटल को क्या करेगा बच्चे? कम करेगा। दैट्स वाई। अब अगर मैं न्यू इक्वेशन बनाता हूं, तो बेटा कैश मेरे पास रह गया 5,000 रुपीज का, कैश कितने का रह गया बेटा? 5,000 रुपीज का कैश रह गया, प्लस इन्वेंट्री अभी 30,000 रुपीज की है बेटा, प्लस मशीन 10,000 रुपीज की है, दैट्स इट। अब जरा टोटल असेट्स कितनी की हुई बेटा? 30,000 और 10,000 और 5,000, 45,000 की, एंड दिस साइड लाइबिलिटी 0 एंड कैपिटल बिकम नाउ 45,000 रुपीज, 50 में से 5 का लॉस हो गया ना बेटा। सो दिस इज द एंड ऑफ माय न्यू इक्वेशन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ही खत्म होता है, तो बेटा ये क्वेश्चन मेरा एंड हो जाएगा।
तो मैं एग्जामिनर को समझाऊंगा कि सर देखिए टोटल एसेट साइज मेरी 45,000 की एंड दिस साइड माय कैपिटल इज 45,000। लायबिलिटी मेरे ऊपर सर अभी नहीं है कोई भी, तो मेरी इक्वेशन देखो प्रूव हो रही है। तो बेटा इस तरह से बहुत कुछ आएगा बेटा इसमें, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है आपके लिए। तो ये चीज समझानी इसलिए जरूरी है बेटा, दैट इज द एग्जैक्टली परफॉर्मा ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ऑफिशियली देखेंगे तो बेटा दिस इज स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का नाम है बेटा। बुक में तो बेटा चैप्टर 5 स्टार्ट होगा, बट मैंने जैसा कि पहले भी कहा था बेटा कि हर क्लास में अब थोड़ी थोड़ी थ्योरी और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि सिर्फ थ्योरी बोरिंग भी रहेगी और बहुत ज्यादा समझ में बेटा तभी आएगी जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग वही बेटा सेकंड चैप्टर ओवर करेंगे, थोड़ा सा रह गया जो, और साथ में इसी के क्वेश्चन हम लोग फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसमें आपको धीरे धीरे क्लियरिटी आएगी बेटा। एक चीज समझ के चलिएगा, अकाउंट्स में एक ही विनर है, क्या बेटा? जो स्टूडेंट कंसिस्टेंसी विद पेशेंस चलेगा। कंसिस्टेंसी इसलिए बेटा जो कराया जा रहा है उसको इवनिंग में घर पे बैठ के रिवाइज करो, और पेशेंस इसलिए बेटा जहां आपके माइंड में ये आ गया अरे यार ये तो बड़ा मुश्किल है, तो बेटा मैं हर क्लास में आपको ये मोटिवेट करता हूँ, कोई भी नई चीज एक क्लास में समझ में नहीं आती। लाइफ में भी कोई भी चीज 2 मिनट में समझ में नहीं आती, इट टेक सम टाइम। धीरे धीरे बेटा इसको कैप्चर करेंगे, जब 4 से 5 क्वेश्चन इसके हम कर लेंगे तो बेटा अपने आप ही क्लियरिटी होगी। और नेक्स्ट क्लास में मेरी कोशिश रहेगी काफी आपके लिए ऐसी इक्वेशन बना के लाऊंगा सो डैट आपको बेटा एक क्लियरिटी आ जाएगी कि हाँ सर अकाउंटिंग इक्वेशन मुझे समझ में आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि पूरी बुक बेटा अब आगे आगे इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। जितनी थ्योरी थी दैट्स इट, चैप्टर 3 तक है, चैप्टर 4 तो छोटा सा है बेटा, चैप्टर 3 तक है बस जो थ्योरी है। लेकिन वो थ्योरी का पर्पज भी तभी सॉल्व होगा जब आप पहले 15 चैप्टर पढ़ लोगे, प्रैक्टिकल समझ लोगे, तभी क्लियर होगा बेटा। तो एटलीस्ट अगर इसमें से बेटा 20% भी क्लियर हुआ है तो वेल एंड गुड। सो नेक्स्ट क्लास पूरी और लगेगी, हम इसको परफेक्शन के साथ कर पाएंगे, ठीक है ना? तब हम इसको समझ पाएंगे बेटा। किसी का डाउट है तो बेटा मोस्ट वेलकम ले सकते हैं क्लास ओवर करने से पहले, अदरवाइज के बाद क्लास ओवर हो जाएगी। बताइए बेटा, इफ यू वांट टू डिस्कस समथिंग और एनी डाउट। चलिए बेटा करें ओवर क्लास। ओके बेटा टेक केयर, गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।